हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों। गुड इवनिंग सबको। सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह हम आज भी अपनी क्लास लेकर आए हैं। आज हम पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों मृदा निर्माण, कि भाई मृदा निर्माण है वो किस प्रकार से होती है, और मृदा है वो भारतीय मृदा कितने भागों में बंटी हुई है, और कौन कौन से उनके नाम हैं, कहाँ कहाँ किन किन राज्यों के अंदर है वो मृदा पाई जाती है, और मृदा है उसका निर्माण कैसे होता है। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों चलते हैं मृदा निर्माण। मृदा का नाम तो सभी ने सुना है और मृदा के बारे में हम सब जानते भी हैं। अपनी भाषा में मृदा को यानी रेत कहा जाता है, जिसे मिट्टी भी कहा जाता है। मिट्टी, मृदा या रेत, तीनों एक ही चीज है, एक ही परिभाषा है, और तीनों को एक ही नाम से जाना जाता है। चाहे हम यहाँ पर मृदा निर्माण कहे या मिट्टी निर्माण कहे या रेत कहे, रेत तो अपनी लोकल भाषा है, बल्कि मिट्टी या मृदा निर्माण। एक प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको रोज कहता हूँ कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, क्योंकि 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक बहुत ही कम करते हो, और लाइक की जो रेटिंग है वो वीडियो की डाउन जा रही है। तो जितने लोग वीडियो को देखते हैं उतने लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई जाती है, ये नहीं है कि भाई ऐसे ही बना दी जाती है। तो मृदा निर्माण यानी मृदा निर्माण है वो किस प्रकार से होता है, और मृदा कहाँ किसे जाता है। हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी भूपर पट्टी है, जिसे क्या कहा जाता है, ऊपरी भूपर पट्टी के नाम से जाना जाता है। इस ऊपरी भूपर पट्टी पर अवसादी व कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के असंख्य असंगठित ढेर को मृदा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मृदा के नाम से जाना जाता है। अरे भाई, हमने पढ़ा था ना कि भाई पृथ्वी को 3 परतों में बांटा हुआ है। कितनी परतों में है? 3। जिसमें हमने पढ़ा था कि ऊपरी जो 50 किलोमीटर का जो भाग है, इस भाग को क्या कहा जाता है? कि सर इस भाग को तो आपने कहा था भूपर पट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूपर पट्टी। यानी ये जो 50 किलोमीटर का जो ये दायरा है, ये जो भाग है, ये सारा का सारा क्या है? असंगठित है। क्या है? असंगठित है। और ऊपर से लेकर ये पृथ्वी का क्या है? केंद्र है। क्या है? केंद्र। और इस केंद्र की गहराई कितनी आती है? 6371 किलोमीटर आती है। अब जब ऊपरी 0 किलोमीटर से लेकर यानी 0 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक हम जब तक अंदर जाते हैं, तो केवल 50 किलोमीटर का भाग ही आपको असंगठित मिलेगा। बाकी जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो एक कठोर और चट्टान युक्त मिलेगा। क्या मिलेगा? कठोर और चट्टान युक्त। तो ऊपरी भाग को ही यानी भूपर पट्टी कहा जाता है। और इस भूपर पट्टी का विशेषता क्या होती है कि ये असंगठित होती है, ये किसी संगठन में नहीं है, ये कोई चट्टान के रूप में नहीं होती, न कि ये किसी अन्य रूप में होती है। ये असंगठित होता है, असंख्य पदार्थों का ढेर होता है, और इसी को किस नाम से जानते हैं? मृदा के नाम से जानते हैं। तो आइए, मृदा क्या होती है? कि मृदा मेरी मृदा क्या होती है? पृथ्वी के ऊपरी सतह, पृथ्वी के ऊपरी सतह भूपर पट्टी पर, किस पर है? भूपर पट्टी पर, यानी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह की भूपर पट्टी पर, भूपर पट्टी पर अवसादी अवसादी कार्बनिक व अकार्बनिक, कार्बनिक व अकार्बनिक, अकार्बनिक असंख्य असंख्य पदार्थों के
पदार्थों के असंगठित ढेरों को मर्दा कहा जाता है। मर्दा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्दा कहा जाता है। मर्दा किसको कहा जाता है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह यानी भूपर पट्टी पर औष आदि कार्बनिक व अकार्बनिक असंख्य पदार्थों के असंगठित ढेरों को मर्दा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्दा कहा जाता है। मर्दा का निर्माण किनसे होता है? तो मर्दा का निर्माण प्यारे विद्यार्थियों कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के असंख्य पदार्थों से होता है। यानी कार्बनिक और अकार्बनिक जो असंख्य पदार्थ होते हैं उन्हीं पदार्थों की वजह से कार्बनिक और अकार्बनिक असंख्य जो कण होते हैं उन्हीं कणों की वजह से किसका निर्माण होता है? मर्दा का निर्माण होता है। मर्दा का निर्माण कैसे होता है? भाई निर्माण क्रिया में यदि हम जाए तो कार्बनिक व अकार्बनिक, कौन से? कार्बनिक व अकार्बनिक, कार्बनिक व अकार्बनिक असंख्य पदार्थों से होता है। किससे होता है रे? कार्बनिक और अकार्बनिक असंख्य, किससे होता है? असंख्य पदार्थों से होता है। किनसे होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक जो असंख्य पदार्थों का जो ढेर होता है यानी असंगठित पदार्थों का जो ढेर होता है उस ढेर से किसका निर्माण होता है? मर्दा का निर्माण होता है। यानी कि सिंपल सी भाषा है, सिंपल सी परिभाषा है कि मर्दा किसे कहा जाता है? पृथ्वी की ऊपरी सतह या भूपर पट्टी पर अवसादी और कार्बनिक अकार्बनिक जो असंख्य पदार्थों के असंगठित ढेरों को मर्दा कहा जाता है। मर्दा का निर्माण कैसे होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक असंख्य पदार्थों से मिलकर मर्दा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मर्दा का। अरे कैसे होता है? अरे सर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के असंख्य पदार्थों से मिलकर यानी असंगठित जो असंख्य पदार्थ होते हैं उनसे मिलकर जिसका निर्माण होता है उसे मर्दा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मर्दा के नाम से जाना जाता है। पहला वो व्यक्ति जिसने मर्दा के बारे में परिभाषा दी, मर्दा के बारे में बताया कि मर्दा क्या चीज होती है या मर्दा किसे कहा जाता है, वो व्यक्ति कौन था? भाई पहला जो व्यक्ति ने सर्वप्रथम मर्दा का वर्गीकरण है, सबसे पहले मर्दा का वर्गीकरण किसने किया रे? अरे सर सर्वप्रथम तो शायद याद नहीं है, तो याद करना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। मर्दा का प्रथम वर्गीकरण, मर्दा का प्रथम वर्गीकरण, प्रथम वर्गीकरण किसने किया था? तो मर्दा का प्रथम वर्गीकरण किया था वोइलकर। किसने किया था? वोइलकर महोदय। पहला ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसने सर्वप्रथम महिला का क्या कहे मर्दा का क्या किया था? वोइलकर ने वर्गीकरण किया था। यानी पहला वो व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम मर्दा का क्या किया? वर्गीकरण किया। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है कि भाई मर्दाएं कितने प्रकार की होती है, इन्हें कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो वोइलकर महोदय ने सर्वप्रथम 1893 के अंदर मर्दा का वर्गीकरण किया था। कब किया था? सन 1893 में वोइलकर महोदय ने सर्वप्रथम मर्दा को परिभाषित किया। और कब किया? 1893 में किया था। 1893 में पहला मर्दा वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। किसने किया? अरे सर वोइलकर महोदय ने किया। किसने किया? वोइलकर महोदय ने किया था। तो वोइलकर महोदय ने जब 93 में मर्दा का वर्गीकरण किया तो वोइलकर महोदय के बाद में एक दूसरा भी व्यक्ति था जिसने सन 1898 के अंदर मर्दा का वर्गीकरण किया था, जिसका नाम था लीदर महोदय। क्या नाम था? लीदर। यानी दूसरा
दूसरा महोदय, दूसरा मर्दा वर्गीकरण, वर्गीकरण करने वाला, करने वाला व्यक्ति कौन था? करने वाला व्यक्ति कौन था रे? तो करने वाला व्यक्ति कौन था? मर्दा का वर्गीकरण परिभाषित करने वाला दूसरा व्यक्ति था लीडर महोदय। कौन था? लीडर महोदय, यानी वो दूसरो आदमी हो जो को मर्दा ने परिभाषित करी। इसने कब किया था परिभाषित? इसने किया था सन 1898 में। कब किया था? सन 1898 में। यानी वोयलकर महोदय के परिभाषित करने के 5 साल बाद, वोयलकर महोदय ने जब सर्वप्रथम मर्दा को परिभाषित किया तो उसके 5 साल बाद में दूसरा एक व्यक्ति आता है जिसने मर्दा को परिभाषित किया, जिसका नाम था लीडर महोदय। क्या नाम था? लीडर महोदय। और लीडर महोदय ने सन 1898 में, कब किया? सन 1898 में दूसरा मर्दा वर्गीकरण करने वाला व्यक्ति था। 1893 में तो पहला व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम मर्दा को परिभाषित किया और मर्दा का वर्गीकरण किया। क्या किया था? मर्दा का वर्गीकरण किया। कब? 1893 में। और दूसरा व्यक्ति था जिसने 1898 में वर्गीकरण किया, जिसका नाम लीडर महोदय था। क्या नाम था? लीडर महोदय। अब याद हो जाएगा? यस सर, बिल्कुल याद हो जाएगा। अब तो हमें याद हो गया कि भारत में पहला मर्दा का वर्गीकरण करने वाला वोयलकर था, जिसने सन 1893 में परिभाषित किया। और दूसरा व्यक्ति था जो मर्दा को परिभाषित करने वाला था, जिसका नाम लीडर महोदय था। और उन्होंने 1898 में मर्दा वर्गीकरण को परिभाषित किया था। यानी दूसरा व्यक्ति मर्दा की परिभाषा देने वाला था, जिसका नाम क्या था? लीडर महोदय था। और उसने सन 1898 के अंदर है वो मर्दा को परिभाषित किया था। भारतीय मर्दा अनुसंधान, यानी जो भारतीय कृषि अनुसंधान है, उस भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारतीय मृदा को 8 भागों में वर्गीकृत किया है। कितने भागों में किया? 8 भागों में। किसने किया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। किसने किया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। जो का दोनों महोदय थे, इन दोनों महोदय ने जब मृदा को परिभाषित किया तो उसके बाद जो भारतीय कृषि अनुसंधान है, क्या नाम है भाई? भारतीय कृषि अनुसंधान। तो भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारतीय मृदा की गुणवत्ता के आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा? तो उन्होंने मृदा की गुणवत्ता के आधार पर मृदा को 8 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 8 भागों में। भाई जो भारतीय कृषि अनुसंधान था, कौन था? भारतीय कृषि अनुसंधान। देखो प्यारे विद्यार्थियों की जो मृदा है, यह मृदा का टॉपिक है आपके बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर है। फर्स्ट सेमेस्टर में भी मृदा से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। और आने वाला जो मेन एग्जाम है बीए का, उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रश्न इस मृदा से आने वाले हैं। पशु परिचर जो भर्ती है, उस भर्ती में भी राजस्थान की मृदाओं के बारे में पूछा जाएगा कि भाई राजस्थान की मृदा है वो किस प्रकार से है, तो मृदा के बारे में उसमें भी आएगा। और जो अभी एसएससी जीडी चल रही है, एसएससी जीडी का जो आगे एग्जाम होगा, तो उसमें भी भारतीय मृदाओं के प्रकारों के बारे में और मृदा का वर्गीकरण या मृदा के निर्माण से संबंधित है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। और नेट में तो ये सारा सिलेबस आता ही है। तो प्यारे विद्यार्थियों जरा गौर करके देखिएगा और गौर करके पढ़िएगा। तो भारतीय कृषि अनुसंधान ने, भारतीय कृषि अनुसंधान, कृषि अनुसंधान, कृषि अनुसंधान परिषद, परिषद ने भारतीय मृदा को, भारतीय मृदा को 8 प्रकारों में, 8 प्रकारों में वर्गीकृत किया है, वर्गीकृत किया है। यानी आपको प्रश्न में
प्रश्न में आपको यह भी पूछा जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों कि भारतीय मृदाओं को 8 भागों में बांटने वाली परिषद कौन सी थी? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद थी। या भारतीय मृदा को कितने 8 प्रकारों में विभक्त किसने किया था? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसने भारतीय मृदा को 8 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 8 प्रकारों में बांटा था। अब छोटे प्रश्न में आपको यह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदा को कितने प्रकारों में बांटा है? तो कितने में बांटा है? 8 प्रकारों में बांटा था। कितने प्रकारों में बांटा है? 8 प्रकारों में। यानी अपने भारत देश के अंदर जो मृदा की गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता के आधार पर मृदा है वो 8 प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है? 8 प्रकार की। अरे खाली अपन भारत देश में ही मृदा कितना भागा में बांटी जावे? 8 भागा में बांटी जावे। यानी 8 जो भौतिक स्वरूप होता है, मृदा भौतिक स्वरूप के अनुरूप बढ़ती है। भौतिक स्वरूप, अब जैसे भी आपको पूछ ले कि भारत का भौतिक स्वरूप का परिचय दीजिए, भारत के भौतिक स्वरूप का क्या दीजिए? परिचय दीजिए। तो अब अपन अगर भारत को भौतिक स्वरूप को परिचय पूछ ले तो आप क्या ही देवा? भौतिक मतलब क्या होता है? जो प्राकृतिक यानी प्रकृति से अपने आप निर्मित है, उसको क्या कहा जाता है? भौतिक स्वरूप। अभी हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये भूगोल कौन सी है? भौतिक भूगोल। यानी इस भूगोल के अंदर इस पार्ट में हम जितनी भी बातें पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ये सब प्रकृति से अपने आप निर्मित है। इसके अंदर उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो पठार हो, चाहे वो मैदान हो, चाहे वो मरुस्थल हो, चाहे वो जल हो, यानी जिसके भी बारे में पढ़ेंगे तो भौतिक भूगोल में सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। अरे भौतिक स्वरूप का अध्ययन होता है तभी तो इसको भौतिक भूगोल कहते हैं, वरना भौतिक भूगोल क्यों कहते हैं? मानव भूगोल कह देते। भाई मानव भूगोल कह देते, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? भौतिक भूगोल कहा जाता है। तो भारतीय जो कृषि अनुसंधान परिषद थी, इस भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदा की गुणवत्ता के आधार पर भारतीय मृदा को 8 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा? 8 भाग। 8 भाग कौन कौन से? एक नंबर आती है जलोढ़ मृदा। कौन सी आती है रे? जलोढ़ मृदा। 2 नंबर पर कौन सी आती है? काली मृदा। कौन सी आती है? काली मृदा, काली बेस जिसे, यानी 2 नंबर कौन आती है? काली मृदा। 3 नंबर पर कौन आती है रे? लाल मृदा। कौन आती है? लाल मृदा। 4 नंबर पर कौन आता है? लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा। 4 नंबर पर कौन आएगी? लेटेराइट मृदा। 5 नंबर पे कौन आएगी? मरुस्थली मृदा। कौन आएगी? मरुस्थली मृदा। 5 नंबर पर आएगी मरुस्थली मृदा। और 6 नंबर पे कौन आएगी रे? तो 6 नंबर पर आएगी सर क्षारीय या, क्षारीय या कौन सी कहेंगे रे? लवणीय मृदा। तो 6 नंबर पर कौन आएगी? लवणीय, लवणीय व क्षारीय मृदा। लवणीय व क्षारीय मृदा। 7 नंबर पे कौन आएगी रे? 7 नंबर पर कौन सी आएगी? पर्वतीय मृदा। कौन सी मृदा? पर्वतीय मृदा। और इसका यदि दूसरे नाम की बात करें तो कौन सी होगी? वन मृदा। पर्वतीय मृदा, पर्वतीय व वन मृदा, पर्वतीय व वन मृदा। 8 नंबर पे कौन सी आएगी? 8 नंबर पे बताओ देखा कौन सी आएगी रे? तो जैविक या पीट मृदा। जैविक व पीट मृदा। जैविक व पीट मृदा। यानी भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारत की जो मृदाएं हैं उनको कितने भागों में बांटा? 8 भागों में। भारतीय भारत के अंदर मृदा कितने प्रकार की है? 8 प्रकार की। कितना भाग में बांटा है? 8 भाग। सबसे पहले कौन सी आती है? देखो याद कर लो, जलोढ़, काली, लाल मृदा,
लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लवणीय व क्षारीय मृदा, पर्वतीय व वन्य मृदा और जैविक व पीत मृदा। ये भारत की टोटल 8 मिट्टियां हैं। और अब देखो इन 8 की अलग अलग भूमिका है। भाई जलोढ़ मतलब नदियां निर्मित हो रही है, काली मृदा मतलब ज्वालामुखी निर्मित हो रही है क्योंकि वो रंग कालो है, लाल मृदा मतलब यही ज्वालामुखी से निर्मित होने वाली मृदा है जिसके अंदर लोहे के कण क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए इसको लाल कहते हैं। उससे अगले भागों में क्या होगी, लेटेराइट होगी जहां ज्वालामुखी का प्रभाव बहुत ही कम होगा। उसके बाद कौन सी आएगी, मरुस्थली। तो अपने राजस्थान में मरुस्थली मृदा है, तो कोई ज्यादा मरुस्थली का तो परिचय की जरूरत नहीं है। मरुस्थलीय मृदा है, ये अपरदन से सबसे ज्यादा निर्मित होती है। किससे होती है, अपरदन क्रिया से। बाद में लवणीय व क्षारीय मृदा, लवणीय व क्षारीय मृदा यानी अभी एक तरह की कई वे ज्यादा सिंचाई करना हो और ज्यादा रासायनिक खादा का उपयोग करना हो, ज्यादा सिंचाई और ज्यादा रासायनिक खादों के उपयोग करने से मृदा की गुणवत्ता का ह्रास हो जाता है और वो क्या हो जाती है, खारी। क्या हो जाती है, खारी, जो फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं होती। तब इसको क्या कहते हैं, लवणीय व क्षारीय। पर्वतीय व वन मृदा कहां मिलेगी, ये पर्वतीय क्षेत्रों में मिलेगी सर। कहां मिलेगी, पर्वतीय प्रदेशों में। टोटल सभी जो पर्वत है उन पर्वतों के अंदर पर्वतीय या वन मृदा होगी। जैविक व पीट मृदा कहां होगी, जैविक व पीट मृदा ये जहां ज्यादा वनस्पति होगी वहां इस प्रकार की मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती होगी। तो ये 8 मृदा है आपने टोटल। कितनी मृदा है, 8 मृदा। अब हम इनके एक एक के परिचय को विस्तार से लेके चलेंगे। एक एक के परिचय को क्या करेंगे, विस्तार से लेकर चलेंगे कि भाई विस्तृत रूप से ये कहां कहां पाई जाती है और किन किन नदियों के द्वारा इनका निर्माण होता है या किस प्रकार से होती है। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों चलते हैं। सर्वप्रथम 1 नंबर पे है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा। तो देखते हैं जलोढ़ मृदा किस प्रकार की मृदा है। 1 नंबर पर है जलोढ़। ये जो जलोढ़ मृदा है ये भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है। जलोढ़ मृदा है अब भारत के कहीं है सानाऊ ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाए। क्यों पाई जाए, क्योंकि जलोढ़ का निर्माण है वो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों और तलछटों के निक्षेप से इसका निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है, नदियों से। यानी जलोढ़ मृदा निर्माण करने का सबसे ज्यादा भूमिका की है तो नदियों की है। एक बात मैं आपको बता दूं, मृदा के निर्माण में 3 कारक है वो प्रमुख होते हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक। ये 3 कारक हुए जगह 3 कारकों को वजह कहीं में मृदा निर्माण, भौतिक, रासायनिक और जैविक। अब जैविक के अंदर है यानी इन्हीं 3 कारकों की वजह से क्या होता है रे, अपक्षय के भी ये 3 कारक है। किसके, अपक्षय। अपक्षय मतलब समझ गए ना, विघटन होना, विखंडन होना, बिखर जाना। तो ये भी उन्हीं के 3 कारक है और मृदा निर्माण के भी ये तीनों कारक है। कैसे, भौतिक यानी प्राकृतिक रूप से जो विखंडन होता है, रासायनिक यानी जो जल की वजह से होता है, जैविक यानी जो भूमि के आंतरिक भागों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनकी वजह से होता है। अपक्षय भी इन्हीं की वजह से होता है। अपक्षय का मतलब क्या होता है, चट्टानों में विखंडन होना। किन में होना, चट्टानों में। कई होनु रहे, विखंडन होनु सर। विखंडन को मतलब है टूट जाना, विखंडन को मतलब क्या है, टूट जाना। तो चट्टानों का टूटना भी इन्हीं 3 क्रियाओं से होता है और मृदा में भी इन्हीं तीनों क्रियाओं की क्या होती है, भूमिका होती है। तो इन्हीं तीनों क्रियाओं की वजह से मृदा है वो निर्मित होती है। तो ये जो जलोढ़ मृदा है ये भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है
और इस मृदा के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका होती है नदियों की। किनकी होती है? नदियों की। यानी नदियों के द्वारा ये मृदा निर्मित होती है और ये सबसे ज्यादा क्या होती है? उपजाऊ होती है। इसमें जीवाश्मों की सबसे ज्यादा वृद्धि रहती है। जीवाश्म है यानी जैविक जो पदार्थ है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और इनके अंदर नाइट्रोजन किसकी कमी होती है? भाई इसके अंदर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। जो जलोढ़ मृदा होती है ना, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, लेकिन जीवाश्मों की सबसे ज्यादा इसके अंदर क्या होती है? वृद्धि होती है। और जीवाश्मों की वृद्धि होने की वजह से जीवाश्मों की वृद्धि होने की वजह से यह मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। क्या मानी जाती है? उपजाऊ। यानी अपनी जो मृदा होती है उसमें जो जीवांशम होते हैं, जीवांशम जिस मृदा में ज्यादा होंगे वो मृदा उतनी ज्यादा उपजाऊ होगी। और जीवांशम पाए कहां जाते हैं? भाई जी की मान लो कि कोई वनस्पति क्षेत्र है और उसमें बाढ़ आ गई। क्या आ गई? बाढ़ आ गई। अब उसके बाढ़ आने की वजह से जो वहां की वनस्पति थी वो उस पानी के अंदर डूब गई और उस पर एक मिट्टी की चादर छा गई, यानी एक मिट्टी की परत आ गई। और परत आता है बा वनस्पति कहीं होगी? नीचे दब गई। और बा वनस्पति जी नीचे मृदा गमा दबी है, बस सड़ने गलने का वजह क्या की वृद्धि उसी जीवाश्मों की। क्या होगी? जीवाश्मों की उसमें वृद्धि सबसे ज्यादा होगी। और जीवाश्मों की जैसे जैसे वृद्धि होगी तो वो मृदा है वो उपजाऊ मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? उपजाऊ मृदा के रूप में मानी जाएगी। तो ये मृदा को निर्माण है जो गुस्सा हो जाता है कि उनकी का वजह हुआ है? नदियां का वजह हुआ है। क्या का वजह हुआ है? नदियां। यह मृदा देखो अफेले भी करती है। यह मृदा भारत के भारत के 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। यानी आज की मृदा है, मृदा भारत का कितना क्षेत्रफल पर है? 7,70,000 वर्ग किलोमीटर पे। 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर पे जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। और ये सबसे ज्यादा पाई कहां जाती है भारत में? तो उत्तर भारत का उत्तर भारत का विशाल मैदान व तटवर्ती प्रदेशों में। कहां पाई जाती है? उत्तर भारत का विशाल मैदान और तटवर्ती प्रदेशों में। अब यदि उत्तर भारत का विशाल मैदान और तटवर्ती प्रदेशों में, अब तटवर्ती प्रदेशों में यदि हम बात करें तो देखो अब जब मान लो भी एक मैंने सिंपल सा बनाया है, ये जो भारत का मैप है जो मानचित्र है। अब इसमें उत्तर भारत का जो मैदान है वो कहां होगा रे सर? उत्तर भारत का मैदान तो ये है। किसका है? उत्तर भारत का मैदान। और तटवर्तीय क्षेत्र है, तटवर्ती क्षेत्र ये है। ये क्या है? तटवर्ती क्षेत्र है। तो अब मृदा एज की कट पाई जाए उत्तर भारत के विशाल मैदान और तटवर्तीय प्रदेशों में पाई जाती है। तटवर्तीय प्रदेशों और उत्तर भारत में जैसे कि कहां पाई जाती है कि मृदा तो सन्ना ज्यादा जो मैदान है उत्तर भारत को बोकट है उत्तर प्रदेश। कहां पर है रे? उत्तर प्रदेश है, बिहार है। कहां पर है? बिहार है। पश्चिमी बंगाल है। कौन है? पश्चिमी बंगाल है। उड़ीसा है। कौन है रे? उड़ीसा है। आंध्रा है। इन भागों के अंदर है वो सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? यानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। सबसे ज्यादा भारत में जलोढ़ मृदा है वो उत्तर प्रदेश में है। किसमें है? उत्तर प्रदेश में और बिहार और पश्चिम बंगाल।
इन 3 राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा निर्मित किन से होती है, किन किन नदियों से होती है? तो जलोढ़ मृदा देखो गंगा, भारत में जलोढ़ मृदा निर्मित नदियां गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी। यानी इन नदियों की वजह से, इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से, यानी इनके लाए गए अवसादों व तलछटों के निक्षेप से, तलछटों के निक्षेप से जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा निर्मित होती है। कौन सी मृदा निर्मित होती है? जलोढ़ मृदा निर्मित होती है। यानी कि जलोढ़ मृदा है, यह मृदा भारत में 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। यह मृदा उत्तर के विशाल मैदान और तटवर्तीय भागों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में तो सबसे ज्यादा है, उड़ीसा और अन्य राज्यों में सबसे कम पाई जाती है। जलोढ़ मृदा गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और तापी, इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद व तलछटों के निक्षेप से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। याद रखियो, भारत में इन 5 नदियों की वजह से जलोढ़ मृदा निर्मित होती है। कितनी नदियां हूं? 5। कौन सी? 1 नंबर गंगा, 2 नंबर ब्रह्मपुत्र, 3 नंबर सतलज, 4 नंबर नर्मदा और 5 नंबर ताप्ती। इन 5 नदियों की वजह से जिस मृदा का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। देखो आगे जलोढ़ मृदा के बारे में और देखो, और क्या क्या है जलोढ़ मृदा की विशेषता। देखो और जलोढ़ मृदा में क्या है? जलोढ़ मृदा, इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस के वो जलोढ़ मृदा के अंदर क्या होती है रे भाई? जलोढ़ मृदा के अंदर इनकी क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। तो इस जलोढ़ मृदा के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस है वो बहुत ही कम होता है, और कम होने की वजह से इनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? जीवाश्मी। जीवाश्मी जो पदार्थ है वो सबसे ज्यादा होते हैं, और जीवाश्मों के सबसे ज्यादा होने की वजह से ही यानी ये मृदा क्या कहलाती है? उपजाऊ मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है? उपजाऊ मृदा कहलाती है। किन की वजह से? जीवाश्मों की वजह से। भाई इसमें जैव पदार्थों की अधिकता होती है, और जैव पदार्थों की अधिकता होने की वजह से ये उपजाऊ मृदा कहलाती है। इसी जलोढ़ मैदान की वजह से यानी उत्तरी भारत में जहां नदी का बाढ़ आता है, यानी नदी में क्या आता है? बाढ़ आता है, तो बाढ़ का पानी जहां पहुंचता है वो तो क्या कहलाता है? यानी भी इस उत्तर मैदान में, भारत का जो उत्तरी मैदान है उसमें प्रतिवर्ष नदी क्या लाती है? बाढ़ लाती है। और प्रतिवर्ष नदी के बाढ़ आने की वजह से एक क्षेत्र तो वो होता है जहां बाढ़ का पानी भर जाता है, एक क्षेत्र वो होता है जहां बाढ़ का पानी नहीं भरता। तो जहां बाढ़ का पानी भर जाता है वो तो क्या कहलाएगा? खादर। क्या कहलाएगा? खादर। खादर, खादर भूमि कहेंगे। और जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है उस भूमि को क्या कहेंगे? बांगर भूमि। क्या कहेंगे? बांगर भूमि।
बांगर का मतलब क्या हो गया? बंजर। क्या हो गया? बंजर भूमि। भाई बांगर को मतलब बंजर हो गयो और खादर को मतलब क्या हो गयो? उपजाऊ। क्या हो गया? उपजाऊ। तो बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष जहां पहुंचता है वहां खादर भूमि का निर्माण होता है, और जहां पानी नहीं पहुंच पाता है वो बांगर भूमि के रूप में निर्मित होता है। जैसे कि हमने पढ़ा है भाई पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहा जाता है रे? दामोदर को। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी। आज की दामोदर नदी है ने आ नदी पश्चिम बंगाल में प्रतिवर्ष कहीं लेवे बाढ़ लेवे, और प्रतिवर्ष बाढ़ लेने की वजह इन कहीं के वे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोक। शोक का मतलब क्या होता है? दुख। यानी कि पश्चिम बंगाल के मां प्रति वर्ष से ये दामोदर नदी उत्खात मचाती है, वहां बाढ़ लाती है, और बाढ़ लाने से कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। यानी लोगों की खेती है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है? तहस नहस हो जाती है, और पानी में बह जाती है, मिट्टी में धंस जाती है, जिसकी वजह से लोगों का नुकसान होता है। बेनिफिट ये होता है कि वहां पर उपजाऊ मृदा का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? उपजाऊ का। इसलिए दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोक। और पश्चिम बंगाल है यही वो पश्चिम बंगाल है जहां भारत में चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है। किसकी खेती सबसे ज्यादा होती है? चावल की। किसमें? पश्चिम बंगाल में 21.22% चावल का उत्पादन करता है। कौन करता है? पश्चिम बंगाल। और कितनी फसल लेता है? 3। ओस, अमन और बोरो। ओस, अमन और बोरो यानी 3 फसलें लेवे पश्चिम बंगाल में चावल की, जो सर्दी, गर्मी और बसंत तीनों ऋतु में ली जाती है, और उनको ओस, अमन और बोरो के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा क्या है? पश्चिम बंगाल है, चावल उत्पादक राज्य है। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? देखो इन है उत्तरी भारत के मैदान में, उत्तरी भारत के मैदान की बात है, ये बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। किसको कहा जाता है? कोसी नदी। सेम जो स्थिति पश्चिम बंगाल में होती है दामोदर की वजह से, इसी वही स्थिति सेम कोसी नदी की वजह से किसमें होती है? बिहार में। इसलिए बिहार का भी इसे कोसी को क्या कहा जाता है? शोक। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। बस पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को। और यही वो दामोदर नदी है जिसकी घाटी में सबसे ज्यादा कोयला का भंडार है। कोयला भंडार, भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है वो कहां पर है? दामोदर नदी घाटी। कहां पर है? दामोदर नदी घाटी में। भाई दामोदर है, सोन है, महानदी है और गोदावरी है। 4 नदी घाटिया में भारत को कितना परसेंट कोयलो है? 97%। 97% कोयलो किन किन में है? एक तो है दामोदर। किन में है? दामोदर। एक है सोन, एक है महानदी, और एक है गोदावरी। गोदावरी। इन 4 नदी घाटियों में भारत का 97% कोयला है। कितना कोयला है? 97% भारत का कोयला इन 4 नदी घाटियों में पाया जाता है। और याद है क्या? सोन नदी कहां से है और सोन नदी किस प्रकार से निर्मित होती है? सोन है वो कहां से है और किस प्रकार से निर्मित होती है? तो यदि हम सोन नदी की बात करें तो ये जो सोन नदी है ना, ये पश्चिम की तरफ से, किस तरफ से? पश्चिमी तरफ से गंगा में मिलने वाली गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। पश्चिमी दिशा में गंगा के अंदर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है? सोन नदी है। कौन सी नदी है? सोन, जिसे गंगा की पश्चिमी प्रमुख सहायक नदी के नाम से जाना जाता है। और ये कहां से निकलती है? ये पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से ये सीधी किस में गिरती है? गंगा में गिरती है। तो वो है ना कि गंगा है अपना पूरे उत्तरी भारत की नदियां लेकर गिर जाए बंगाल की खाड़ी में।
वो एक कहावत है ना मारवाड़ी में कि कई बार कहे कि क्लास के मां एक आध यहाँ का लड़का हुए जका 5 4 10 20 लड़का ना आपके सार हुए बन आप जिसे करते हुए एक बार मारवाड़ी में कहवा ने कि काली एक सार धोलियो बेट सी जना सीख नहीं तो रंग जरूर बदल सी सीख नहीं तो रंगे जरूर बदल सी। तो भाई बात ही गंगा में है कि हम तो डूबेंगे सनम लेकिन 5 10 नदियों को लेकर डूबेंगे। तो गंगा सवेर तो बंगाल की खाड़ी में जाकर डूबती है लेकिन अपने साथ है वो समस्त उत्तरी भारत की नदियों को लेकर क्या कर लेती है, बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है। तो ये पूरी जल्लोड मृदा थी। कौन सी मृदा? जल्लोड मृदा। अब हम आगे पढ़ेंगे काली मृदा। किस मृदा के बारे में पढ़ेंगे? काली मृदा। देखो काली मृदा में क्या क्या होता है। काली कंकाली हे काली तुम है बचा ले नहीं तो फिर काली से काला बन जाएगा और काले से कोवा बन जाएगा। कैसे काली कैसे कोवा और कैसे काला, तो सारा क्या का ही कमाल है। देखो काली मृदा, कौन सी मृदा? काली मृदा। काली मृदा, काली मृदा है वो भारत के कितने क्षेत्रफल पे है? ये है भारत के, यह भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है? फैली हुई। कौन फैली है कि 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है काली मृदा। कौन सी मृदा? काली मृदा। काली मृदा है वो भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। काली मृदा का निर्माण है वो किन से होता है? तो काली मृदा का निर्माण है, इस मृदा का निर्माण है ज्वालामुखी ज्वालामुखी के मेग्मा के ठंडे होने पर, मेग्मा के धरातल पर, मेग्मा धरातल पर ठंडे होने से काली का निर्माण होता है। काली मृदा का निर्माण होता है। भाई काली मृदा है, इस मृदा का निर्माण किन से होता है? ज्वालामुखी से निकलने वाला जो तप्त तरल मेग्मा होता है, जब ये धरातल पर निकलकर ठंडा हो जाता है तो इनके ठंडा होने की वजह से ये छोटे छोटे असंख्य कणों में विखंडित हो जाता है और विखंडित होने से जिस मृदा का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? काली मृदा के नाम से जाना जाता है। सीधी सी क्रिया एक ही है कि काली मृदा ज्वालामुखी निर्मित हुए। ज्वालामुखी जब धरातल पर विस्फोट होती है तो विस्फोट होने से जो इनसे निकलने वाला जो मेग्मा होता है, वो मेग्मा जब धरातल पर ठंडा होता है तो ये छोटे छोटे भागों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है या बिखर जाता है या विखंडन हो जाता है। तो इनके टूटने बिखरने या विखंडन होने से काली मृदा का निर्माण होता है। किस मृदा का निर्माण होता है? काली मृदा का निर्माण होता है। काली मृदा भारत के किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा पाई जाती है रे? भाई काली मृदा कहां कहां है वो भारत में सबसे ज्यादा है? देखो महाराष्ट्र, काली मृदा है वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र है, कर्नाटक, है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और गुजरात। और किसमें पाई जाती है? गुजरात में। यानी ये भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। कहां पाई जाती है रे? कि भाई आप भारत के महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में और गुजरात में है।
किन किन में समझ में आ गया ना? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात। इन राज्यों के अंदर कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा है वो पाई जाती है। काली मृदा है वो सबसे ज्यादा कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। किसके लिए मानी जाती है? यानी काली मृदा, काली मृदा कपास के लिए, यानी कपास की कृषि के लिए, कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है, उपयुक्त होती है। किसकी कृषि के लिए उपयुक्त होती है रे? कपास के लिए। इसीलिए इस काली मृदा को दो अन्य नामों से जाना जाता है। किस मृदा से, किस नाम से? रेगुर मृदा या कपासी मृदा। काली मृदा, रेगुर मृदा और कपासी मृदा। यानी इन्हें कपासी मृदा कहवे, इन्हें रेगुर मृदा कहवे और इन्हें काई कहवे? काली मृदा कहवे। क्यों कहवे? क्योंकि ये कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। काली मृदा में कपास सबसे ज्यादा होती है। कपास की कृषि है वो क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। कपास कितना प्रकार की वे? तो सर कपास तो दो प्रकार की वे। एक ने तो कहीं के वहां रेशमी कपास और एक क्या होता है? नरमा। एक तो क्या होता है? रेशमी कपास, रेशमी कपास, और एक वह नरमो। कहीं वह नरमो। ये जो रेशमी कपास है ये तो अमेरिकन ब्रांड है। कहां का ब्रांड है? अमेरिका का। ये तो अमेरिका का ब्रांड है। और नरमा है ये भारत का ब्रांड है। कहां का ब्रांड है? भारत का। अरे नरमो को आपा भगवान है खेता थे इन्हें, जिसके तागे क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, इसलिए उसको नरमा कहते हैं। जिनके तागे मोटे मोटे होते हैं, जो कपड़ा बनाने में उपयुक्त काम में ली जाती है, उसको क्या कहा जाता है? रेशमी कपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशमी कपास। रेशमी कपास किन के हुए? जो क्यों कहीं बने? सूती वस्त्र। कहीं बने? सूती वस्त्र। यानी कपास पर आधारित है जगह कौन सा वस्त्र है? सूती वस्त्र उद्योग है। वो कच्चे माल के लिए किस पर निर्भर करते हैं? कपास पर। किस पर निर्भर करते हैं? कपास की खेती पर निर्भर करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र को। किसको कहा जाता है? महाराष्ट्र। सूती वस्त्र उद्योग की भारत की राजधानी कौन है? सूती वस्त्र उद्योग की भारत में किसको राजधानी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र को कहा जाता है। क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग है वो महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा है। चीनी की मिलें सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और सूती वस्त्र उद्योग है वो सबसे ज्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में। सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत कब हुई रे? 1854 में हुई सर। पहली सूती वस्त्र की मिल है जी भारत में कब लगी? 1854 में लगी। 1854 के अंदर भारत में पहली सूती वस्त्र मिल लगी थी, और वो भी कहां लगी थी? महाराष्ट्र में लगी थी। इसलिए आज महाराष्ट्र में काली मृदा सबसे ज्यादा है, कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सूती वस्त्र उद्योग है वो सबसे ज्यादा कहां है? महाराष्ट्र। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। किसको? महाराष्ट्र को कहा जाता है। तो काली मृदा है, इसके अंदर है यानी लोहे के कण हैं वो अधिक होते हैं, और लोहे के कण अधिक होने की वजह से और ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है, मैग्मा होता है, उस मैग्मा से निर्मित होती है, इसलिए इसमें राख है और इसके अंदर लोहे के कण है वो ज्यादा पाए जाते हैं। इसमें होम्स या जैव पदार्थों की जो अधिकता है वो नहीं होती है, क्योंकि जैव पदार्थ न के बराबर होते हैं। जब लावा निकलता है, लावा फटता है, तो तब तक तरल लावे के अंदर जीवांश है वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस मृदा के अंदर जीवांश है वो बिल्कुल भी नहीं होते। इसमें जीवांश नहीं होते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फेट, फास्फोरस भी नहीं होता है, उनकी भी क्या होती है? कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की इसमें क्या होती है? कमी होती है। किसमें होती है? काली मृदा। अगर अपन कोई पूछा काली मृदा में क्या की कमी है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस और जैव पदार्थ। एक मां अधिकता क्या की है? लोहे के कण, राख एवं अन्य पदार्थों की अधिकता होती है। यानी इसमें सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है इस मृदा में? सबसे ज्यादा लोहा। इसलिए ये कपास के लिए क्या होती है? सबसे ज्यादा
उपयुक्त होते हैं। कपास के लिए ये सबसे ज्यादा क्या होती है, उपयुक्त होते हैं। इसी के कारण इसे कपाशी मृदा के नाम से जाना जाता है। और निर्माण आयकोज को ज्वालामुखी कवचम हुए। और अब बात करें कितना राज्य में पाई जावे रे, 6 राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आशा करता हूं कि आपके क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट में अंत में यही कहूंगा कि आप लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, सब्सक्राइब किया करो। अरे क्या है यार, ऐसे ढीले ढीले पड़े हो, ऐसे आलसी आलसी कंजूसी नहीं करते हो। अरे लाइक करना में खर्चो आवेगे, का लाइक करना में थाका 5-10 रुपया कटे। जना तो यहाँ कहते हो कि गुरुजी लाइक करा देना, मांगा 10 रुपया कट जावे। जब मैं लाइक थाने क्या करा, का गुरुजी चोखा बोलना गया, चोखा नहीं लगे तो भी कमेंट में बता दिया करो। कोई अपना प्रॉब्लम को नहीं, कोई एतराज को नहीं। अरे फर्स्ट ईयर वाला ने बीए पार्ट फर्स्ट वाला, ये तो सारा का सारा मैं उन आलसी बन रखे है, कट्ठा आलसी के गुरुजी ने क्लास में लाइक कहीं कर दिया, देख लिया मन लाइक कौन करा। अरे लाइक कर दिया करो, कंजूस पड़ी मत किया करो। थे लाइक करो जने मन ठापड़ी कौन कौन देखे, लाइक करो जने मने ध्यान पड़ी कौन कौन देखिए। और कमेंट बॉक्स में मैसेज करिया करो कि हाँ सर मैंने देख ली। अब नेक्स्ट है ना बेटा, एग्जाम ऐसा होगा कि जिसके अंदर आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी और बिना पढ़े बिल्कुल भी थ्योरी आप नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए आज से प्रत्येक विद्यार्थी बीए पार्ट फर्स्ट का, महाविद्यालय के प्रत्येक बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थी क्लास देखेगा नियमित रूप से, और उसमें कमेंट बॉक्स के अंदर आप मैसेज करोगे कि हाँ सर मैंने देख लिया। तो जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।